यहाँ हम प्लैनेट ऑफ द एप्स सीरीज की चौथी फिल्म की कहानी का विवरण दे रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है यह बताने से कि इंसान खुद को अधिक ताकतवर बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक ऐसा वायरस तैयार किया जो इंसानों को अधिक ताकतवर बना देता। वैज्ञानिक इस वायरस का परीक्षण पहले बंदरों पर करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं। परीक्षण के दौरान एक बंदर नियंत्रण से बाहर हो जाता है और वायरस इंजेक्शन द्वारा उसे संक्रमित किया जाता है। मशीन टूट जाती है और वायरस हर जगह फैल जाता है। यह वायरस दुनिया में बहुत तेजी से फैलता है और इसने इंसानों को भी प्रभावित किया। इंसान इस वायरस से या तो मर जाते हैं या फिर उनका दिमाग उनका साथ छोड़ देता है। दूसरी तरफ बंदरों पर इस वायरस का उल्टा असर होता है। वे इंसानों की तरह सोचने समझने लगते हैं और अब पूरी दुनिया को संभाल लेते हैं। जबकि इंसान जानवरों की तरह जंगलों में घूमने लगते हैं, न वे ज्यादा बोल सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। सभी बंदरों का नेता सीजर था, जिसकी एक जंग में मौत हो जाती है। 300 साल बाद हम उसके कबीले को देखते हैं। सभी बंदर अब इंसानों की तरह मिलकर जीवन बिता रहे हैं और आपस में बातें करने में सक्षम हैं। हमें कहानी के मुख्य पात्र नोवा से मिलवाया जाता है, जो कि कबीले के मुखिया का बेटा है। नोवा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ियों पर अंडे लेने जाता है। सभी बंदरों के पास अपने अपने ईगल्स थे। अब नोवा भी जवान हो चुका था, तो उनकी कसम के अनुसार उसे भी एक ईगल का ध्यान रखना था। एक रात उनके कबीले में एक इंसान लड़की आती है जो खाने की तलाश में आई थी। वह ईगल का अंडा चुरा लेती है। नोवा उसे देखता है और उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है। इस सारी भाग दौड़ में नोवा का ईगल का अंडा टूट जाता है। नोवा दुखी होता है और अब वह अपने दोस्तों के साथ दोबारा पहाड़ी पर जाकर एक और अंडा लाने का निर्णय करता है। इसके बाद नोवा को अपने कबीले के 2 बंदर घायल अवस्था में मिलते हैं। वे बताते हैं कि दूसरे कबीले के बंदरों ने उन पर हमला किया। नोवा दुखी होकर अपने कबीले को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह वापस आता है, दुश्मन कबीले के बंदर उनके कबीले पर हमला कर चुके होते हैं। उनका कबीला जल चुका था और अधिकतर बंदरों को बंदी बना लिया गया था। वह अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन बंदर उन्हें मार देते हैं। समुद्री किनारे पर लगभग सभी बंदरों को गुलाम बना लिया गया है। उनके नेता, जिसका नाम एप्रोक्सीमस है, अपने अधीन आए इन बंदरों को देखकर खुश होता है। दूसरी ओर नोवा के कबीले में केवल चंद लोग ही बचे हैं। नोवा जब होश में आता है तो देखता है कि उसका पूरा कबीला बर्बाद हो चुका है। उसके पिता मर चुके हैं और लगभग सभी साथियों को बंदी बना लिया गया है। भूकंप से लोग हतप्रभ हैं। नोवा सबसे पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और कसम खाता है कि वह उनकी मौत का बदला लेगा और अपने सभी साथियों को छुड़ाकर वापस लाएगा। नोवा समुद्र की ओर निकलता है, जहां रास्ते में उसे दूसरी किस्म के बंदर मिलते हैं। ये बंदर सामान्य बंदरों से अलग हैं। ये किताबें भी पढ़ते हैं। नोवा द्वारा किताबों के बारे में पूछने पर वे बताते हैं कि ये किताबें होती हैं जिनमें शब्द और तस्वीरें होती हैं और हर शब्द और तस्वीर का एक मतलब होता है। वे बताते हैं कि पहले जमाने में सीजर जैसे बंदर पढ़ और समझ पाते थे। नोवा सवाल करता है कि सीजर कौन है, तो बंदर बताते हैं कि वह पहला बंदर था जिसमें सोचने और समझने की शक्ति थी। उसकी वजह से बंदरों में भी बदलाव आया और वे सोचने और समझने के काबिल हुए। सीजर ने ही मिलकर रहने की बात की थी और बताया था कि एक बंदर को दूसरे बंदर को नहीं मारना चाहिए। बातचीत में ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खाना खाते हैं। इसी बीच एक लड़की, जिसे पहले भी देखा गया था, वहां खाना खाने आती है। ये देख नोवा गुस्से में आ जाता है। इससे पहले कि नोवा उसके साथ बुरा व्यवहार करे, दूसरा बंदर उसे रोक देता है। वह बताता है कि सीजर इंसानों से बहुत प्यार करते थे और हमें भी इंसानों से प्यार करना चाहिए। वे लोग लड़की को भी खाना देते हैं। रैनमोकिंग बंदर
नोवा को बताता है कि एक समय था जब इंसानों को अक्ल होती थी। वे बोल सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन अब वे जानवरों की तरह रहते हैं। बंदरों ने लड़की को खाना दिया था, इसलिए वह भी उनकी साथी बन जाती है और नोवा अपना सफर जारी रखता है। उसके सफर में लड़की और बंदर भी साथ थे। थोड़ा आगे चलने पर और भी इंसान दिखते हैं जो पागलों की तरह जंगल में खाना ढूंढ रहे थे। तभी समुद्री बंदर आ जाते हैं और उन इंसानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन्हें इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। यहां एक अलग तरह की भगदड़ मच जाती है। नोवा और बंदर किसी तरह से लड़की की जान बचाकर वहां से दूर ले जाते हैं। अब लड़की को उनके साथ रहना सुरक्षित लगता था। यहां यह लड़की पहली बार बात करती है और अपना नाम मई बताती है, जिससे नोवा और बंदर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह बताती है कि वह बोल सकती थी और उसमें सोचने और समझने की शक्ति थी। उसे कपड़े पहनने भी आते थे। वह बताती है कि जिस कबीले से उसका संबंध था वहां सभी बोल सकते थे, लेकिन समुद्री कबीले के लोगों ने नफरत की आग में उसके पूरे कबीले को मार डाला था। वह अकेली बच गई थी। अब बातें बहुत हो चुकी थीं और उन्हें अपने लोगों को बचाने जाना था। वे फिर से सफर शुरू करते हैं और चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। यह जगह दूसरे कबीले के लोगों के हिस्से में आती थी। वहां के सुरक्षा गार्ड उन पर हमला कर देते हैं। उनसे बचने की कोशिश में उनकी लड़ाई हो जाती है और बंदर समुद्र में गिरकर बह जाता है। नोवा और मई को ये लोग बंदी बना लेते हैं और उन्हें एप्रॉक्सीमस के पास ले जाते हैं, जो समुद्री कबीले का नेता था और बहुत ही बेरहम बंदर था जो इंसानों से नफरत करता था। उसने आदेश दिया था कि जब भी कोई इंसान दिखे उसे मार डाला जाए। वह दुनिया के सभी बंदरों पर भी हुकूमत करना चाहता था। इसीलिए उसने नोवा के पिता को मरवाया था और सभी बंदरों को बंदी बना लिया था। ये बंदर समुद्र के किनारे रहते थे और समुद्र का पानी उनके इलाके में ना आ जाए, इसलिए उन्होंने एक बड़ी दीवार बनाई थी, जिसे एप्रॉक्सीमस ने इंसानों को देखकर ही बनवाई थी। उसके पास मानव सेना का एक जहाज भी था, जिसमें एक बंकर था जिसमें मानव हथियार पड़े थे। वह बंकर का दरवाजा खोलने के लिए बहुत सारे बंदरों को रोज काम पर लगाता था। इतनी कोशिशों के बावजूद वह आज तक उस दरवाजे को खोल नहीं पाया था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह दरवाजा खोल लेगा और उन हथियारों को हासिल करेगा। इन हथियारों का इस्तेमाल कर वह सभी इंसानों को मारने और सभी बंदरों को गुलाम बनाने का सपना देखता था। वह इंसानों से इतनी नफरत क्यों करता था? क्योंकि उसे पता था कि अतीत में इंसान बंदरों को कुछ भी नहीं समझते थे। वे बंदरों को चिड़ियाघर की जेल में रखते थे, या तो अपना पालतू बना लेते थे या गुलाम बना लेते थे। उसे डर था कि अगर इंसानों के पास फिर से सोचने और समझने की शक्ति आ गई तो वे बंदरों को फिर से अपना गुलाम बना लेंगे। इसलिए वह ऐसा दिन देखने से पहले सभी इंसानों को खत्म कर देना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि नोवा अपने बंदी बनाए हुए दोस्तों से मिलता है, जो उसे एप्रॉक्सीमस के सभी इरादों के बारे में बताते हैं कि वह सभी इंसानों को मारना और बंदरों को गुलाम बनाना चाहता है। नोवा अपने बंदरों को गुलामी से बचाना चाहता है और उसे उस बंकर के बारे में भी पता चल जाता है जिसमें बहुत सारे हथियार हैं। नोवा अब सोचता हुआ मई के पास जाता है। मई उसे बताती है कि सभी इंसान कमजोर हो चुके हैं और चाहती है कि इंसानों को बोलना सिखाया जाए। इसके लिए उसे एक भाषा की किताब की जरूरत है जो कि एप्रॉक्सीमस के पास है और वह बंकर के अंदर है। नोवा बताता है कि वह उस बंकर को तबाह करना चाहता है ताकि वह उन हथियारों से अपने कबीले के लोगों को बचा सके। जब वह बंकर नष्ट हो जाएगा तो एप्रॉक्सीमस का सारा घमंड भी मिट्टी में मिल जाएगा। यह सब बातें सुनकर मई भी नोवा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी कि वह बंकर को खोलकर सबसे उसके अंदर से किताब लेगी। नोवा उसकी बात मान लेता है और वे तय करते हैं कि रात में इस योजना को अंजाम देंगे। उन्होंने योजना बनाई कि वे बम से उस दीवार को तबाह करेंगे जिसमें पानी को अंदर आने से रोका गया है।
फिर जहाज के अंदर जाकर मई को उसकी किताब देंगे और फिर बंकर को तबाह कर देंगे। लेकिन मई का प्लान थोड़ा अलग था। वह बंकर के अंदर जाकर पहले अपनी किताब हासिल करेगी और जितनी देर में वह अपनी जरूरत की किताब ढूंढ रही थी, उतनी देर में एक स्टोरी बुक मिल जाती है जिसमें पता चलता है कि इंसानों ने किस तरह बंदरों कैद करके रखा था। इस बात को नजरअंदाज करके मई नोवा का साथ देना शुरू कर देती है। जाने के लिए वे छोटे होल का इस्तेमाल करके अंदर जाते हैं। बाहर आने के लिए यह बहुत आसान काम करते हैं। वे मेन दरवाजे को खोल देते हैं, जिसके बाहर एप्रोक्सीमस अपनी पूरी टीम के साथ खड़ा होता है। उन्हें निकलता देख एप्रोक्सीमस समझ जाता है कि ये चारों कुछ प्लान कर रहे हैं और उसकी जरूरत की चीजें भी उन्होंने कहीं ना कहीं छिपा दी हैं। असलियत उगलवाने के लिए एप्रोक्सीमस नोवा के दोस्त की गर्दन पर चाकू रख देता है और कहता है कि सारी सच्चाई बता दो, नहीं तो वह उसे मार डालेगा। मई उसे बचाने के लिए एक बंदर पर गोली चला देती है जिसने उसे पकड़ा हुआ था। गोली चलते देख एप्रोक्सीमस इंप्रेस हो जाता है और सौदा करता है कि सभी साथियों को ऐसे ही जाने देगा। इसके लिए उसे सारे हथियार दे दो। पर मई भी बेवकूफ नहीं थी। वह जानती थी कि अगर एप्रोक्सीमस के पास हथियार आ गए तो वह फिर से उनके पीछे लग जाएगा। मई किसी भी हालत में हथियार उनके पास नहीं जाने देना चाहती थी। एप्रोक्सीमस उनके पीछे लगे उससे पहले वह उस बम को उड़ा देती है जो उन्होंने दीवार उड़ाने के लिए रखा था। इससे समुद्र का पानी कबीले के अंदर आ जाता है और सभी बंदरों को बाहर ले जाता है। जबकि नोवा के कबीले के बंदर को पेड़ों पर चढ़ना आता था, वे सभी बच जाते हैं। जबकि एप्रोक्सीमस के कबीले के सभी बंदर बह जाते हैं। वे अपनी कबीले में वापस आ जाते हैं। उन्हें अभी चैन की सांस भी नहीं मिली थी कि एप्रोक्सीमस वहां आ गया और नोवा पर हमला कर दिया। वह चिल्लाया, तुम सब मेरे गुलाम हो और तुम मेरी गुलामी करोगे। नोवा को गुस्सा आया और उसने वह आवाज निकाली जिससे वह अपने ईगल गिद्ध को बुलाता था। उसके बुलाते ही सभी ईगल उससे नाराज था क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था। उसने उस बम को, जिसे वे बंकर तबाह करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, दीवार उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। नोवा ने इस घटना से यह सबक सीखा कि उसे इंसानों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने आप को इतना विकसित करना है कि न तो कोई उन्हें धोखा दे सके और न ही तबाह कर सके। दूसरी तरफ इंसान अपनी योजना बना रहे थे। मई ने जो किताब उठाई थी, असल में वह भाषा की किताब नहीं थी, बल्कि वह एक सैटेलाइट की किताब थी। मई उस किताब को लेकर दूसरे इंसानों के पास जाती है, जो कि मई की तरह समझबूझ वाले इंसान थे। वे लोग दूसरे समझदार इंसानों से संपर्क करने के लिए सैटेलाइट को ठीक कर रहे थे। किताब मिलने पर वे सैटेलाइट को ठीक कर लेते हैं और इंसानों से संपर्क भी कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से इंसान जिंदा थे जिनमें समझने की शक्ति थी। ये सभी मिलकर यह फैसला करते हैं कि वे अपने आप को इतना विकसित करेंगे कि बंदरों की गुलामी से आजादी मिल सके। यह बताते हुए कहानी का यही